हम जनता से जुड़े उन ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सरोकार होता है। आज का हमारा मुद्दा है लव मैरिज और अरेंज मैरिज, दोनों में कौन सी शादी बेहतर होती है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमेशा ही बहस होती आई है। अरेंज मैरिज अभी भी हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ज्यादातर युवा आज भी अपने परिवार की पसंद से ही अपना जीवन साथी चुनना पसंद करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जो लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं उनके बीच इतनी जल्दी प्यार क्यों खत्म हो जाता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शादी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है जो न केवल लोगों को एक साथ लाता है बल्कि धार्मिक रूप से दो परिवारों को एक बंधन में भी बांधता है। यही वजह है कि सदियों से शादी जैसे पवित्र रिश्ते की सभी रस्में और परंपराओं का पालन किया जा रहा है। वो बात अलग है कि भारत में अब भी परिवारों ने अरेंज मैरिज की अवधारणा को अपनाया हुआ है, जिसके पीछे ही सबसे बड़ी वजह लव मैरिज का ज्यादातर असफल होना है। धार्मिक विवाद, सांस्कृतिक मतभेद, परिवारों की असहमति और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के कारण भारत में बहुत कम लोग प्रेम विवाह करने का विकल्प चुनते हैं। पारिवारिक दबाव की वजह से भी प्रेम विवाह करने का दमखम दिखा नहीं पाते हैं। परिवार के खिलाफ जाकर जो लोग शादी कर भी लेते हैं उनके बीच दूसरी तरह के मसले जन्म लेने लगते हैं, जिसकी वजह से भी उनका रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या बेहतर है। बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ बैठेगा। कोई व्यक्ति लव मैरिज करता है तो उसके दिमाग में ये फिक्स रहता है कि सामने वाला जिससे हम शादी कर रहे हैं उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हम दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी है, हम एक दूसरे को अपनी बात बिना कहे भी समझा सकते हैं। और जहाँ अरेंज मैरिज होती है वहां पे लोगों को शादी के बाद एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। और जब कई बार ऐसा नया व्यक्तित्व का चेहरा आता है, उनका नया कोई मोड़ आता है, उनको लगता है कि अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, तो उसके अंदर दुख या हर्ट फीलिंग जो है वो ज्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर शादी है उसके अंदर एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, एक दूसरे के लिए कहीं पे कोई जो सामने कह रहा है उसकी बात मानना, ये दोनों ही शादी में बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी शादी हो, जब तक आप अपने इमोशंस उनके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपना टाइम उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपना कुछ उसके अंदर इनपुट नहीं डालेंगे, कोई भी मैरिज सक्सेसफुल नहीं रहती। आज जब शादी जैसे बंधन एक ट्रायल ऑन टेस्ट बन चुके हैं कि जब तक हम ट्रायल नहीं करेंगे, जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे, हम पहले लिव इन में रहेंगे उसके बाद हम शादी का सोचेंगे। तो ये एक ऐसी एक परंपरा बन चुकी है जहां पे आप एक नहीं बल्कि कई ट्रायल टेस्ट करते हैं, और जब आप दूसरे संबंधों में जाते हैं, तीसरे संबंधों में जाते हैं, तो आप एक तुलनात्मक अध्ययन शुरू कर देते हैं अपनी जिंदगी, जिसको आपको जीना चाहिए, जिसको आपको परिस्थितियों के हिसाब से जीना चाहिए। आप उसमें तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक रूप से जिंदगियां देखते हैं, और नतीजतन जो आज हो रहे हैं, कभी कहीं पति ने पत्नी की हत्या की, कहीं पति ने पत्नी की हत्या की, कहीं पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। शादी चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, आज की डेट में देखा जाए तो शादी इस उम्र में हो रही है कि तब तक लड़कियां जरूर किसी न किसी अफेयर में, मैं सारी लड़कियों को नहीं बोल रही हूँ, कुछ लड़कियां अफेयर में हो जा रही हैं और उसके बाद माता पिता के प्रेशर में आके वो किसी से शादी कर ले रही हैं। रीज़न ये है कि लड़कियां बहुत भावनात्मक होती हैं, अब उनका पहला प्यार से भावनाएं हट नहीं रही हैं और वही घटनाएं आज की डेट में देखा जाए तो अरेंज मैरिज होने के बाद कारित हो रही हैं। लव है, आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे शादी कर लें। अब क्या कि आप लव किसी से करते हैं, आप फैमिली के प्रेशर में किसी से शादी कर लिया और फिर वो लड़का भी कॉल कर रहा है, आप उससे भी बात कर रहे हैं और पति को धोखा दे रहे हैं, और जैसे जिस तरीके का भी ड्रम वाला केस आया, सारी चीज़ें आई, तो ये गलत है। अगर आपको किसी से प्यार है, चीज़ें है, अगर लव है तो आप उससे शादी कर ले। ऐसा नहीं कि आपको लव है, आप अरेंज मैरिज में भी इंटरेस्ट है और लव मैरिज में इंटरेस्ट है। अरेंज मैरिज ज़्यादा बेटर है क्योंकि घर वाले कराते हैं, फिर उसमें घर वाले इन्वॉल्व होते हैं। बट लव मैरिज में हम अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए अरेंज मैरिज करिए और सोच समझ के करिए। उस इंसान को आप अरेंज मैरिज जो होती है, जो हम लोग के घर में होता है, अरेंज मैरिज हो रहा है तो घर वाले मिलवाते हैं अपने हैंड से कि नहीं, मिल लो, बात कर लो, कैसा है कैसा नहीं है। आप कुछ दिन में जान सकते हो वो इंसान कैसा है। अगर अरेंज मैरिज करते हैं तो लड़की की पूरी सहमति होनी चाहिए, लड़के के पास्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है।
और एक तरफ देखते हैं लव मैरिज करनी है तो पर अगर लड़की को जो पसंद है उसके साथ करनी चाहिए, जो कि आजकल जो घटनाएं हो रही हैं इन घटनाओं पर रोकथाम लग सके। अब देखा है अभी मुस्कान का केस हुआ था तो लव मैरिज थी उसकी, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड कुछ पता नहीं था, तो इसलिए ये सारे केसेस सामने आ रहे हैं। अरेंज मैरिज अच्छी होती है क्योंकि उसमें माँ बाप का भी साथ होता है, भाइयों का साथ होता है, 4 से 10 20 50 लोग होते हैं, उनका भी साथ होता है। और लव मैरिज में किसी का साथ नहीं है, किसी को मालूम भी नहीं है। लव मैरिज कर ली, चले गए और भोज के हादसा हो रहे हैं कि लड़का मार दिया कि लड़की मार दी। लड़की पे डिपेंड करता है फिर लड़की पे डिपेंड करता है। इफ़ वो किसी और के साथ रिलेशन में है तो फिर उसकी लव मैरिज होनी चाहिए। एंड इफ़ आप अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो पहले बैकग्राउंड दिखना चाहिए लड़की का। इफ़ वो किसी के साथ रिलेशन में है तो फिर उनकी लव मैरिज होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, जैसे न्यूज़ में बहुत आ रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। मतलब मन से शादी होनी चाहिए जिसकी भी कर। तो लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज क्या बेहतर है, किस तरह की शादी के बंधन में बंधना चाहिए, यही आज तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे पूछेंगे। डॉक्टर जयंती दत्ता है मनोचिकित्सक, प्रियंका राणा सोशल एक्टिविस्ट, बरकत रेहान अध्यक्ष पुरुष आयोग की, शिमानी दुर्गा धर्मगुरु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और मुझे लगता है आज का ये शो और एक बहुत बड़ा मैसेज और बहुत बड़ी आवाज दूर तक इसकी गूंजने वाली है। बरकत रेहान, क्या बेहतर है और क्यों बेहतर है? और आज के हम उस युग में रहते हैं जहां पर अमूमन ये देखा जा रहा है, कुछ सालों पहले तक कि लोग लव मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप में बिलीव करते थे, लेकिन आज वापस से लोग इंतजार कर रहे हैं कि माता पिता उनके लिए कोई रिश्ता लेकर आए। लोगों की किसी से बनी नहीं रही है, जिनके साथ उनका अफेयर है उसको छोड़ दे रहे हैं एक दूसरे, कोई साथ निभाना ही नहीं चाह रहा है। क्या रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं आज की तारीख में? बरकत रेहान जी बिल्कुल, रिश्ते बहुत कमजोर हो चुके हैं और लव मैरिज कहिए या अरेंज मैरिज कहिए, कोई भी नहीं चल रही है। डाइवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े भयावह है, फैमिली कोर्ट्स भरे हुए हैं इन्हीं झगड़े लड़ाइयों से। आज 5 करोड़ से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, जिसमें मेजर फैमिली इश्यूज के केसेस हैं। ये जो बहुत मैरिटल डिस्कॉर्ड के केसेस है, जो कि शादी ब्याह में लड़ाई झगड़ा। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि हम जो ये शादी नाम की संस्था उसे तो खत्म कर चुके हैं, उस पर कौन सा विश्वास रह गया है? कितने सारे अफेयर्स होते हैं पता ही नहीं होता। शादी के बंधन में बंधने के बाद खुलासे होते हैं। अब खुलासे के बाद कुछ देर बंदा सोचता है कि एक्सेप्टेंस करते चलाते हैं किसी तरीके, लेकिन अब तो देखिए 6 महीने 1 दिन 2 दिन की शादी में मर्डर हो रहे हैं, 6 महीने की शादी में मर्डर हो रहा है, 25 दिन की शादी में मर्डर हो रहा है, 10 दिन की शादी में मुंह दिखाई की रकम से मर्डर हो रहा है। तो मतलब इतनी ज्यादा उलझने हैं, रिश्ते में प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है, एक दूसरे का साथ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। ये जो होड़ लगी हुई है, वो शादी भी एक बिजनेस बन गया है। मैं ऐसी लड़कियों को भी जानती हूँ जिन्होंने 17 शादी की, लहंगा भी नहीं बदला, हर बार एलिमनी भी, और मुंबई में बढ़िया शानदार घर ले लिया। तो ये एक फ्लरिशिंग बिजनेस है। मैरिजेस जो पहले एक सेक्रेट बॉन्ड हुआ करती थी, जो सप्त फेरे होते थे, जहां सप्त फेरों में ये बताया जाता था कि एक दूसरे का साथ ऐसे देना है, आज वो सप्त फेरे नहीं रह गए। आज सिर्फ बिग फैट मैरिजेस होती है जिसमें दिखाया जाता है कि हम कितने बरकत रेहान, बिग फैट इंडियन वेडिंग, बिग फैट मैरिजेस ही बिग फैट इंडियन वेडिंग के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर जयंती दत्ता, मुझे एक कॉम्प्लेक्सिटी समझाइएगा ह्यूमंस की। मैरिज इज अ सेंटिमेंट, मैरिज एक इमोशन होता है। और अब आज जब मैरिज की बात हो रही है तो मुझे अपनी मैरिज का टाइम याद आ रहा है, जब एक अलग वाइब होती है, मैरिज की शॉपिंग, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, तैयारी करना, फोटोग्राफर्स, एक बड़ा, मुझे लगता है जीवन में अपने से एक जीवन जो लोगों को मिलता है उसमें जिंदगी की सारी जमा पूंजी माँ बाप शादी में लगा देते हैं। लेकिन उस शादी का क्या निष्कर्ष निकलता है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं डॉक्टर जयंती दत्ता? तो दुख होता है, तकलीफ होती है। एक व्यक्ति के पास हमेशा विकल्प होता है ना कहने का, सेपरेट होने का, डाइवोर्स लेने का, फिर इस तरह की जघन्य अपराध को अंजाम क्यों देना? इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं क्या ह्यूमन माइंड्स? मैं स्टार्ट करूंगी। हाल ही में किसी टीवी पैनल में
मैं बात कर रही थी, वन ऑफ द रिनाउंड इन्फ्लुएंसर, वेरी यंग गर्ल, हर कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज वाज तू नहीं तो और सही। एक के साथ अगर दिल आ रहा है, थोड़े दिन चला लेते हैं उसके साथ, अगर उसके साथ नहीं निभती है तो दूसरा, मैंने कहा दूसरे के साथ नहीं निभी तो तीसरा। मैम, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बॉयज। देखिए, हमारे इंडिया में मैरिजेस सिर्फ सेक्स के लिए या पैसों के लिए नहीं होती थी। देयर वाज अ सैंक्टिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अरेंज मैरिज में क्या होता था, दो फैमिलीज पहले छानबीन कर लेती थी कि क्या खामियां हैं, क्या रिस्क पैटर्न है, और सहमति से दोनों खड़े हो जाते थे दोनों तरफ से। एक उकसाता नहीं था कि तेरा हस्बैंड जो है कितना पैसा लाता है, तेरे को देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस फ्रॉम पटियाला हाउस, सिटिंग इन द लीगल इटसेल्फ फॉर 5 years। एंड वहाँ पे दो बंदों की बात नहीं होती है। दो फैमिली जब ये सोचते हैं कि ये दोनों मिलजुल के नया एक चैप्टर अपनी जिंदगी का चला ले, तो वो मैरिज टिक जाती है, क्योंकि आप एक दूसरे को समझने लगते हो। आपको हाथ पकड़ने के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए सामने आ जाते हैं लोग, आपको बहकाने के लिए नहीं आते। आज वो युग है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस आई एम हैंडलिंग फॉर मैरिटल डिस्कॉर्ड। अगर तो लड़की कामकाजी है तो उसके पेरेंट्स उसको उकसाते रहते हैं, अरे वो बंदा तेरे को सैलरी लाके देता है या नहीं लेता है। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर जयंती, हर तरह की इंडिपेंडेंस आज लोग देख रहे हैं, और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, आजकल लड़के भी ये देखते हैं कि लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या नहीं। आवा सिंह हमारे साथ वरिष्ठ वकील जुड़ी हुई हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी आवा सिंह जी आपसे कि किस तरह के केसेस मैम आपके पास आते हैं, और आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, क्या दोनों ही मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं? क्या दोनों ही मैरिज में शादियां चल नहीं रही हैं? एक वो वक्त हुआ करता था हमारे पेरेंट्स का, वो वक्त जहां शादियां 40, 50, 60 साल, एक व्यक्ति चला भी जाए तो दूसरा इसी तरह रहता था, वो लंबे समय तक चलती गई। और आज का वक्त वो है कि शादी के कुछ दिन नहीं बीतते हैं कि सेपरेशन हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, या फिर मर्डर हो जाता है। देखिए, अगर सेपरेशन हो जाए, डिवोर्स हो जाए तो कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि कानून में उसका प्रावधान है। लेकिन आप अगर मर्डर कर रहे हैं, हीनस ऑफेंस कर रहे हैं, तो वो गैर कानूनी है, और उसमें कानून अपना काम करेगा। जैसे कि हम लोग मेघालय के केस की बात देख रहे हैं, तो अगर सोनम ने अपने पति की इतने बीभत्स रूप से, हीनस रूप से हत्या करी है, तो उनको आजीवन कारावास या फांसी दिया जाना चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है कि आज जो है, जैसी शादी हो रही है, 6 महीने 8 महीने में भी शादियां टूट रही है। मुझे लगता है एक कारण है इसका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, क्योंकि महिलाएं जो पहले डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी, टॉर्चर का शिकार थी, डाउरी का शिकार थी, अब वो सहना नहीं चाहती, और सही भी है, उनको सहना भी नहीं चाहिए। शादी एक बराबरी की होती है, और मुझे लगता है कि अगर इस केसेस में महिलाएं डिवोर्स ले रही हैं तो कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर एक साजिश के तहत आप जो है वेबसाइट्स पे, जैसे मेरे पास केस आते हैं कि ऑनलाइन झूठी आपने प्रोफाइल बना के वेबसाइट पे अच्छे घरों के लड़कों से झूठ मूठ करके शादी कर ली, और फिर बाद में आप उनसे पैसा मांगने लगी, उनको ब्लैकमेल करने लगी, वो मुझे लगता है सरासर गलत है। तो इसमें अगर वेबसाइट्स मिसयूज हो रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, वेबसाइट के द्वारा मिसयूज किया जा रहा है तो भी FIR हो, और साथ ही साथ अगर ये इस तरह से एक बिजनेस बन गया है कि आप शादी करेंगी, उसके बाद ब्लैकमेल करेंगी, या फिर आप तो उन सब में कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर महिलाएं, अगर जैसे मैंने कहा, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, या उनके पेरेंट्स पे प्रेशर डाला जा रहा है कि दहेज लाओ, कार लाओ। अभी देखिए, पुणे में एक वैशाली हागवने ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनकी लव मैरिज थी, तो भी उनको मारा पीटा जा रहा था, उनसे कहा जा रहा था कि आप दहेज लेके आइए और पैसा लाइए, हमको फ्लैट खरीदना है। आपको जान के हैरानी होगी कि अभी भी हर साल NCRB के आंकड़े कहते हैं करीब 6400 मैरिड वुमेन जला के मार दी जाती हैं, क्योंकि डाउरी के लिए। कहीं भी FIR में कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड में कहीं नहीं है, जो हिंदुस्तान में है कॉज ऑफ डेथ फायर, तो किचन फायर। तो
तो जब इस तरह के हादसे होते हैं तो फिर महिलाओं को तो मैं कहूंगी कि आप टॉर्चर मत सहिए, आप बाहर निकलिए। लेकिन मेघालय जैसे इंसिडेंट में तो जो है, बट ये बहुत लिमिटेड होते हैं, 2% 3% ऐसे होते हैं और जो मीडिया में उनको इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो मैं चाहूंगी कि जो मेरिट ऑफ द केस है उस पर आप एक्शन लीजिए। और अगर लोग सुपारी किलिंग कर रहे हैं, अगर जैसे मेघालय में 3-4 लोगों ने पैसे लेके मर्डर किया, तो क्यों किया? तो इसका मतलब उनको देश के कानून से डर नहीं लगता, उनको कानून का कोई खौफ नहीं है। तो ये भी एंगल में हमारी फेलियर है, जुडिशियल सिस्टम की, पुलिस की फेलियर है कि आपका जो कानून है लेकिन उसका डर नहीं है। मर्डर करना कोई छोटी चीज नहीं है। मर्डर बिल्कुल, में मुझे फांसी लगता है कि इस बात पर भी आवाज सिंह बात हो रही है कि इस तरह अगर सोनम ने इतना हीनियस क्राइम जो कि उसने एक्सेप्ट किया है कि उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो क्या जजमेंट आती है उसके अगेंस्ट वो ऐसी होनी चाहिए जो देश के सामने एक नजीर पेश हो। शिवानी दुर्गा है धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवानी जी, मैं आपका विचार जानना चाहूंगी शादी पर, शादी एज एन इंस्टीट्यूशन पर, और मैं ये समझना चाहूंगी कि आज जिस विषय पर चर्चा होती है और जिस विषय पर सालों दर साल बहस होती आ रही है, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, और ये आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि जो डाइवोर्स के रेट अरेंज मैरिज में होते हैं वो बहुत कम होते हैं कंपेयर टू लव मैरिज। क्या रीजन है रिश्ते जो आज इतने कमजोर होते जा रहे हैं? क्या महिलाएं क्योंकि पैसे कमाने लगी हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह हो गई है, या लोगों में वो अंडरस्टैंडिंग रही नहीं है जो एक वक्त हुआ करती थी? क्यों रिश्ते इतने कमजोर होते जा रहे हैं? शिवानी दुर्गा जी, हर हर महादेव। रिश्तों के कमजोर होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें हमारे घर के संस्कार बहुत मैटर करते हैं। हमारे माता पिता हमारी देखभाल किस तरह से करते हैं, हम घर में तो निग्लेक्टेड नहीं रहे हैं, हमारा आसपास का माहौल कैसा रहा है, किन लोगों के संपर्क में रहे हैं, बहुत मैटर करता है। उसके अलावा क्योंकि अब समय रील्स वाला टाइम है, रियल जो मैटर है वो साइड में हो गया है, रील टाइम हो गया है। हर व्यक्ति अपने आप को पॉपुलराइज करना चाहता है। मैरिजेस जो है वो मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस बनती जा रही हैं। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं बीइंग अ धर्मगुरु, पूछने के लिए, जानने के लिए, कई बार उपाय के लिए कि हमारी फैमिलीज जो है वो टूट रही हैं। हमारी जो बहू आई उसने हमसे पैसे की डिमांड कर रही है, नहीं तो उनके पेरेंट्स कहते हैं कि हम अपनी लड़की को ले जाएंगे और आपके ऊपर केस करेंगे। क्योंकि वुमेन के फेवर में है अभी जो कानून, तो इसके लिए उसका मिसयूज भी कहीं ना कहीं हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि प्रेम जो होता है वो कभी किसी का नुकसान नहीं करता। यहाँ पर प्रेम का भी एक एंगल है। मेघालय वाले केस में, सोनम का जो केस है उसमें प्रेम कभी किसी का नुकसान नहीं करता। प्रेम देने का नाम है, त्याग का नाम है, प्रतीक्षा का नाम है, समर्पण का नाम है। तो अगर प्रेम का आगे रख करके आप ये सोचते हैं कि ये प्रेम है कि मैं उसको मार करके और एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर लूंगी, उसके साथ ज्यादा सुखी रहूंगी या रहूंगा, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा ही गलत हो रही है। और हमें रील्स को थोड़ा सा, मुझे लगता है रील्स वाली जो लाइफ है इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की यानी कि आवश्यकता है। पोर्ट्रेयल वाली जो सोशल मीडिया पर लोग लाइफ जी रहे हैं उससे किसी व्यक्ति का चरित्र, उससे उस व्यक्ति की इंटेग्रिटी को बिल्कुल जज नहीं करना चाहिए, और ये कोई पैरामीटर ही नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति के बैकग्राउंड का। प्रियंका राणा है सोशल एक्टिविस्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका राणा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी पेरेंटिंग का कितना बड़ा रोल होता है मैम, और इसलिए भी क्योंकि देखिए ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम देखते आ रहे हैं, और आज हम अपने बच्चों में भी यही चीज लाते जा रहे हैं कि एक कहते हैं ना कि माँ बाप हमेशा अच्छा चाहते हैं, वो आपके लिए हमेशा अच्छा करते हैं, लेकिन कहीं इस अच्छा करने के चक्कर में कहीं कोई चूक तो नहीं हो जाती है? क्या कोई बच्चा कभी इग्नोर तो नहीं हो जाता है? क्योंकि एक जनरेशन का गैप रहता है, कम से कम 20 से 30 साल का गैप रहता है। इस 20 से 30 साल की सोच को ब्रिज करने के लिए कई बार आपको नहीं लगता कि माँ बाप के फोर्स में आके बच्चे वो कदम उठाते हैं जिनमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती है, और आज माँ बाप को भी ये बात समझनी चाहिए? देखिए बिल्कुल, और समाज के अंदर मैं तो ये कहूंगी चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, चाहे लिव इन हो, चाहे सिचुएशनशिप हो, आप किसी भी रिलेशनशिप के अंदर 100% सिक्योरिटी कहीं भी नहीं है कि कोई भी रिलेशन आपका चलेगा। तो ये तो आप छोड़ दीजिए कि लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज, लेकिन हाँ हमारी जो संस्कार हैं जो हम अपने बच्चे को देते हैं, तो देखिए आजकल समय बदल रहा है, लड़की और लड़का दोनों को ही ये समझाने की जरूरत है, क्योंकि अब लड़की भी कमाती है और लड़का भी कमाता है, तो दोनों को ये बताने की जरूरत है कि अगर पत्नी जाती है तो इतना ही इक्वल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के की भी बनती है कि वो अपनी पत्नी का सहयोग करे, और इन लॉज को भी ये समझना पड़ेगा चाहे वो अपनी लड़की हो
चाहे दूसरे की लड़की हो, उसको किस तरह से अपनी बेटी की तरह रखना है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो वो जो पुराना जमाना था जहाँ पर लड़कियां बाहर कम निकलती थी, सिर्फ घरेलू काम में ध्यान रखती थी, आज हम वही चीज एक्सपेक्ट करें उन लड़कियों से तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि लड़कियां बिल्कुल ही इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दें कि भाई हम तो अब कमाने लगे हैं और हमारा घर के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना हम ध्यान देंगे, ना हम किसी के लिए केयर करेंगे, तो वो भी गलत है। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप के अंदर आपको अपना 100% देना पड़ेगा, इमोशंस डालने पड़ेंगे। ये बरखा जी बता सकती हैं कि क्या अप्रोच लड़कियों का ऐसा रहता है? नहीं, क्योंकि आप पुरुष आयोग के अध्यक्ष हैं, तो मैं आपसे वो केसेस भी समझना चाहती हूँ बरखा जी कि किस तरह के केसेस के साथ आप डील करती हैं, क्या मामले आपके सामने आते हैं। और आज की तारीख में जो आज हमें 21वीं सदी में आकर जहां हमको इतनी लिबर्टी मिलती है कि हम अपना जीवन साथी चुन सके, एक वक्त हुआ करता था जब पार्टनर्स एक दूसरे को देखते नहीं थे और उनके माता पिता शादी तय कर देते थे। आज वो लिबर्टी हर व्यक्ति को मिली है, समय के साथ साथ सोच बदली है और एक सोच को अच्छी तरह देखा जाता है कि आपको वो अधिकार, आपको वो राइट आपके परिवार वाले देते हैं कि आप पसंद कर सके किससे आपको शादी करनी है। लेकिन उन सब के बावजूद भी अगर ऐसे केसेस आते हैं बरखा त्रियान, तो ये क्या दर्शा रहा है? और ये भी समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों? हर किसी के पास विकल्प होता है ना बोलने का, राइट टू से नो तो हर किसी के पास होता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सरासर झूठ है। ये जो लड़कियां आज की 21वीं सदी में ये कहती है कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई, कोई जबरदस्ती माँ बाप नहीं करते। माँ बाप खुद कहते हैं कि कौन सा लड़का पसंद है, हम करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात कि कोई पूछता भी नहीं है, अगर आप ना भी करते तो भी उन्होंने वही करना है जो उनकी पसंद होती है। प्रोग्रेसिव है लड़कियां, सारी गांव देहात वाली भी बिल्कुल सब बिल्कुल फॉरवर्ड है, जा चुकी है, प्रोग्रेसिव वुमन है। और ये जो मर्डर्स हो रहे हैं इनको हम इग्नोर कर रहे हैं। तकरीबन 100 मर्डर्स हो चुके हैं अभी हाल में, और वो सब हस्बैंड मर्डर्स थे। किसी का 2 दिन बाद, किसी का 15 दिन बाद, किसी का 6 महीने बाद, किसी का। और जो आपको बता दूं, जो आत्महत्या की दर है वो 4 गुना ऑलरेडी है हस्बैंड की आत्महत्या की दर ऑलरेडी 4 गुना है। अब इसमें अगर ये मर्डर्स भी ऐड कर लीजिए तो सोच लीजिए कितने पुरुष मर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है महिलाएं प्रताड़ित हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की बात अभी आभा जी कर रही थी, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है वो आज भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है, जो कि मेरी काफी लंबे समय से मांग है कि विक्टिम तो कोई भी हो सकता है। पुरुष के साथ भी तो डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है और होती आ रही है। अब डोमेस्टिक वायलेंस छोड़िए, क्रूरता देखिए। सोनम के केस में उसने किस बेरहमी के साथ मार डाला उसे, कितने ज्यादा बॉडी में स्क्रैचेस मिले हैं। मेरी भाई से बात हुई, हेड इंजरीज है, 2 कीड़े चल रहे थे लाश के ऊपर, और फेस जो है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, इतना बिगड़ चुका था। कितनी बेरहमी से अलग अलग जगह पे उसके खून निकल रहा था, कितना टॉर्चर किया गया उसे मौत के घाट उतारने के लिए। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि एक जवान जो एक इंसान होता है उसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो आखिर जद्दोजहद करता है मरने से पहले। और जो सारे जवान लड़के हैं, चाहे वो 29 साल का मानव शर्मा हो, चाहे अतुल सुभाष हो, चाहे जितने भी है, ये लड़के जो बड़ी आशा लेकर के, और इनके बड़े ड्रीम्स हैं, और सबसे ज्यादा लड़के आईटी इंडस्ट्री से हैं, तो इनकी बड़ी महत्वाकांक्षा होती है काम करने की, परिवार पालने की, परिवार को आगे बढ़ाने की। लेकिन इनको मौत के मुंह उतार दिया जाता, मौत के घाट उतार दिया जाता, और इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता महिलाओं के ऊपर। सौरभ राजपूत का, मुस्कान ने किया, उसके बाद कोल्ड ब्लडेड मर्डर, सीमेंट के ड्रम में उसे बंद कर दिया, नीले ड्रम में सीमेंट के साथ, जिसकी से उसके बारे में पता न चले। लेकिन वो ये जुर्म करके आप कितने दिन छुपा भाग नहीं सकते हैं, सच सामने आता ही है। डॉक्टर जयंती दत्ता, मुझे ये एक लाइन बोल दूं। सारा इल्जाम जो है उसने साहिल के ऊपर, जादू टोना के ऊपर कन्वर्ट कर दिया। अब हाल में ही प्रेगनेंसी की खबर फैला दी, हालांकि हमें ये जानने का पूरा अधिकार है कि आखिर वो बच्चा किसका है। अभी फिलहाल वो लॉ की किताबें पढ़ रही है और जल्द बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कभी कोई एक्शन नहीं लेते, महिलाओं को हम फांसी नहीं देते,
तो जब महिला क्रूरता की सारी हदें पार कर रही है, बच्चों को मार रही है, काट रही है, गोवा में मर्डर कर दिया बच्चे का, अभी हाल में ही वो एआई की बहुत बड़ी सीईओ थी कंपनी की, और ऐसे तमाम केसेस है। माइक्रो में कोई घुमा रही है, कोई वॉशिंग मशीन में घुमा रही है, यही कोई छत बड़ा पे सवाल है बरखा जी कि क्या जो कानून है वो, क्योंकि महिलाओं के साथ इतनी प्रताड़नाएं हुई हैं, आज भी वो कानून जो लंबे समय से चले आ रहे हैं उनमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत है क्या? उनका जो सॉफ्टनेस है वो वुमेन की टुवर्ड्स लगातार बनी हुई है, ये एक अलग डिबेट का सब्जेक्ट है जो हमेशा ही डिबेटेबल रहता है। डॉक्टर जयंती दत्ता, मैं आपसे साइकी समझना चाहती हूँ। मैं आपसे साइकी, क्या आपको लगता है आज की तारीख में कि हर शादीशुदा कपल को काउंसलिंग की जरूरत होती है? ऐसा मैं इसलिए पूछ रही हूं आपसे क्योंकि आज आप किसी से भी मिलते हो, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ही आम शब्द हो गया है, हर कोई ये बोलता हुआ नजर आता है। कोई भी छोटी सी चीज हो जाए कि हम डिप्रेस्ड हैं, हम एंग्शियस हैं। कितना इंपॉर्टेंट होता है बिजी रहना, कितना इंपॉर्टेंट होता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, कितना इंपॉर्टेंट होता है काम करना। और ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, इस भागती हुई जिंदगी में लेजर के लिए टाइम निकालना कितना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप इस तरह की नेगेटिव बातें, इस तरह के नेगेटिव ऑरा, इस तरह के थॉट्स जो आपको आ सके, आप उनसे दूर रहें। देखिए, मेरा मानना है कोई भी रिश्ता हो, चाहे शादीशुदा जिंदगी हो, चाहे पेरेंटल रिलेशनशिप हो, मोडस ऑपरेंडी कुछ भी हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, लिविंग हो, हर रिश्ते में रिश्ता मांगता है ईमानदारी, रिश्ता मांगता है सिचोए जाना, नर्चर इट। आज जो है हमें दिखता है हर कॉरिडोर में, चाहे वो माँ और बेटे की हो, लखनऊ में बेटे ने मार दी सोते हुए मदर को। अभी हाल ही में एक किस्सा और मेरे सामने आया यूपी में, जहाँ 11वीं क्लास में बच्चा जो है माँ को धक्के दे के ऐसे हर्ट किया कि शायद शी डाइड एंड ही लेफ्ट हर। माहें ऐसी आती हैं सामने जो बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न शी इज ट्रेडिंग कि मेरा बच्चा जब होगा मैं इतने में बेचूंगी, आप लेंगे। देखिए, रिश्तों में खामियां तब आती है जब उसकी जिम्मेवारी आप नहीं समझते हैं, उसमें ईमानदारी नहीं होती, खोट आ जाते हैं। आज जो मैरिजेस हो रही हैं, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे लिव इन हो, चाहे अरेंज्ड हो, वहां पे आप देखिए रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ डिमांड, मुझे क्या मिल रहा है। ये एक बड़ा सब्जेक्ट है, वो ग्रीड भी साफ तौर पर देखने को मिलती है। शिवानी दुर्गा जी, अमूमन अगर आप बात दिल्ली एनसीआर की करें, मुंबई की करें, बैंगलोर की करें, तो यहाँ पर एक कल्चर या कॉन्सेप्ट कहें लिव इन का बहुत ज़्यादा है। लोग देखे गए हैं लिव इन में रहते हैं, जो लोग रेंट पर वहाँ जाते हैं या जो लोग घर खरीदते हैं, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट साइन अप होता है लिव इन में रहने का। मैं आपसे समझना चाहूँगी इस लिव इन के कॉन्सेप्ट के बारे में, जो बाहर तो लीगल है लेकिन हमारे यहाँ पर लगातार इस पर बहस होती है। क्या आपको लगता है कि आजकल के लोग जो लिव इन में रहते हैं और ये तय करते हैं कि उनको अपने जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत करनी है, उनको शादी करनी या नहीं करनी है और लिव इन में ही रहना है, ये सही है, ये एक्सेप्टेबल है और ऐसा होना चाहिए? I am no one to give my opinion on this because ये क्या है, ये बहुत पर्सनल मैटर है। लिविंग हो या लिव इन में रहना हो या फिर आप मैरिज करके रहें या आप एज अ फ्रेंड्स रहें, ये आपका बहुत पर्सनल इशू हो जाता है। लेकिन आप किसी भी तरीके से रहें, आप इस तरह से रहें कि आप एक दूसरे को समझें, आपका एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, आप एक दूसरे के प्रति आपकी ईमानदारी हो, जो अभी बात कर रही थी बहन हमारी, कि ईमानदारी होना रिश्ते में बहुत जरूरी है। आप में पेशेंस नहीं रह गया, हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो गया है, हमारे अंदर पाने की चाह तो बहुत है पर देने की चाह खत्म हो गई है। तो बैलेंस कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। जहां बैलेंस मिस होगा या नॉर्मल नहीं रहेंगी चीजें, तब हमें तकलीफ होगी, चाहे वो रिलेशन आप रहें कहीं भी, कैसे भी रहें। हमारे अंदर अब धीरे 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 ग्रीड बढ़ती जा रही है, हमें सिर्फ चाहिए, हम अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे। जो पुराने समय में अभी रिसेंट अगर आप 50 साल पहले की भी बात करो तो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, एक दूसरे को देख लिया करते थे, एक दूसरे से डिस्कशंस हो जाया करते थे। अब न्यूक्लियर हो गए, सब लोग एक एक ही रहना चाहते हैं, तो वहां पर आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, आपको कोई समझाने के लिए नहीं है।
तो वहां पर ये चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, इस तरह के अपराध के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, इस तरह के डिवोर्सेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, कलह कलेश के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं क्योंकि आज की बहुत भाग दौड़ वाली लाइफ है, जिस तरह की जिन सिटीज की आप बात कर रही हैं, दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज हैं, यहाँ पर लाइफ इतनी बिजी है कि सब लोग भाग रहे हैं। पैसा कितना भी कमा लो, वो पैसा उनको कम पड़ जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंपटीशन आ रहा है, इसके पास इतना है, मेरे पास भी होना चाहिए। नहीं है तो आपस में ही झगड़े होने लगते हैं कि तू ज्यादा कर, मैं नहीं ज्यादा करूंगा। तो ये आपस में झगड़े के रीजन हमारी अपनी ग्रीड भी है कहीं ना कहीं। तो हमें उनको थोड़ा सा न्यूनता पर लाना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा और एक दूसरे के लिए समय निकालना होगा। शिवानी जी, क्या आपको लगता है कि मी टाइम भी होता है? शिवानी जी, क्या आपको लगता है, बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ आपके इस मी टाइम वाले कॉन्सेप्ट से, और मुझे लगता है लोगों को अवेयर भी करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हम आज उस दौर में रह रहे हैं जहाँ गिव एंड टेक जो पहले बातें कही जाती थी, आज वो हस्बैंड वाइफ में भी देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि वो सिर्फ देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है? एग्जैक्टली। क्या हमें स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए? क्या जरूरी है आज के जिस समय की बात हो रही है कि हम सब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहें, जो हमें बैलेंस देगी? नेचर से कनेक्टेड रहें। यस, हम नेचर से कनेक्टेड रहें। हम पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, बागबानी करें, संगीत, अच्छा संगीत सुने, रील से ज्यादा हम समय रियल टाइम को दें। उसके अलावा थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा वॉक करना, एक दूसरे के साथ जाना, भले ही आपके विचार नहीं भी मिल रहे हो तो एक दूसरे के साथ आप गार्डनिंग करें, एक दूसरे के साथ बैठे, थोड़ा सा चाय पिएं, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग रील्स। एक ही घर में 4-5 लोग हैं, सब लोग मोबाइल पर बिजी हैं, कोई किसी के पास एक दूसरे से बात करने के लिए समय नहीं है। तो दूरियां पास रहते हुए भी हमें फोन्स ने, रील्स ने दूर कर दिया है। बिल्कुल, बरखा जी भी हमारे से जुड़ी हुई है। मैं आऊंगी बरखा जी आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं रिएक्शन प्रियंका राणा जी का लेना चाहती हूँ, और मैं समझना चाहती हूँ प्रियंका राणा जी, क्या आपको लगता है मोबाइल ही सब प्रॉब्लम्स का जड़ है? जैसा कि हम घर में सुनते आते हैं कि हम फोन यूज कर रहे हैं इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ भी गलत हो पेरेंट्स से कह देते हैं। क्या लगता है आपको कि मोबाइल फोन का आज की तारीख में मिसयूज हो रहा है? एक वक्त हुआ करता था जब वो जो नोकिया के सेट्स हुआ करते थे उस पर सब कोई बात किया करते थे, लोग आपस में मिलते थे। आज के टाइम पे जो दिल्ली, एनसीआर, जो बॉम्बे, मुंबई, बैंगलोर का कल्चर है, वहां पर आप अपने नेबर को नहीं जानते हैं प्रियंका राणा जी। ये वो समय आ गया है, और कहीं आपको लगता नहीं है कि हम बहुत ज्यादा इस मल्टीमीडिया लाइफस्टाइल में जा चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है, जिसका जिक्र धर्मगुरु जो बैठी हुई हमारे साथ वो कर रही थी, कि रील और रियल लाइफ में क्या फर्क है? ये आज लोगों को घर से बाहर निकलकर अपने घरों में, अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ शिवानी जी की बात से। और आप देखिए आजकल बच्चे बाहर पहले खेला करते थे, नीचे जा करके अपना हेल्थ का ध्यान होता था, सब चीजें होती थी, लेकिन आजकल बच्चे भी कोशिश करते हैं छुप छुप करके। आप सोशल मीडिया पे, OTT प्लेटफॉर्म, ऐसे चीजें आ गई हैं कि जहां पर बच्चे बहुत कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो उनको नहीं देखना चाहिए, जो उनके एज के हैं, और हम उसको रोक नहीं पाते हैं। पेरेंट्स भी आजकल जो वर्किंग हो गए हैं, वो एक क्वालिटी टाइम जो बच्चों को देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, और उसके लैक में कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसी चीजें की आदत पड़ जाती है जो उनको नहीं करना चाहिए, ऐसी चीजें सीख लेते हैं। ये जो क्राइम हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्राइम कहाँ से सीखा जा रहा है? ये सारे जितने भी आपके क्राइम पेट्रोल और इस तरह की चीजें आ रही हैं, इस तरह की चीजें सिर्फ सोशल मीडिया और आप जो OTT प्लेटफॉर्म से वहीं से निकल के आ रही हैं और वहीं से सीखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को भी चेक करने की जरूरत है। पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा, चाहे आप वर्किंग है, लेकिन 1 घंटा आप क्वालिटी टाइम दीजिए बच्चों को, उनके साथ बात कीजिए। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और रिलेशनशिप के अंदर भी मैं तो ये कहूंगी कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर है, आपको एक दूसरे को समय देना बहुत जरूरी है। सिर्फ एलिगेशन लगाने से कि भाई ऐसा होता है, महिलाएं बुरी हैं या पुरुष बुरे हैं, तो जेंडर इक्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ना कि ये देखें कि भाई तू महिला है तो घर का काम तू ही करेगी, पुरुष है तो तू ही करेगा। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और देखिए, क्राइम जब भी होता है, वो कोई भी करे, चाहे वो महिला करे चाहे पुरुष करे, उसको सजा मिलेगी। और सिर्फ ये कह देना कि नहीं पुरुषों के साथ ये सब चीजें हो रही हैं, आज ही का केस है, मैं आपको बता देती हूँ। यूपी से नैनीताल घूमने के लिए महिला गई थी, आज तक उसको पता नहीं है कहाँ पर गई है। उसकी लाश मिली है भीमताल के अंदर।
एक और केस है जो गाजियाबाद के अंदर लोने के अंदर सूटकेस में एक महिला जो है उसको मर्डर करके सूटकेस में बांध करके डाल दिया है, उसकी लाश मिली है। ऐसे ही एक बिहार से केस आया है। ये सिर्फ कुछ केसेस हैं जो आज सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुए हैं। तो ये कह देना कि भाई नहीं पुरुष के साथ प्रताड़ना हो रही है, महिला, देखो क्राइम कहीं भी बढ़ रहा है। ये जो क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम एज अ होल, प्रियंका राणा, क्राइम एज अ होल बढ़ता जा रहा है। बरखा जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ एल.एन. राव साहब हैं, पूर्व डीसीपी हैं, वो जुड़े हुए हैं। स्वागत है राव साहब आपका। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी राव साहब, मैं आपसे राय लेना चाहूंगी कि लव मैरिज, अरेंज मैरिज क्या बेहतर होती है, लेकिन उन सबसे पहले मुझे ये समझाइएगा कि सोनम जिसने कबूला है और क्या ब्रूटैलिटी की स्केल रही है, वो तमाम चीज़ें अभी सामने आना बाकी है। कैसे प्लानिंग, प्लॉटिंग के तमाम इन्वेस्टिगेशन के जो छोटे छोटे रिट्स एंड बिट्स है वो अभी सामने आना बाकी है। लेकिन राव साहब, क्या जब जज के सामने पेश की जाएंगी, क्या सजा दी जा सकती है ऐसे जघन्य अपराध को इस वक्त में, जहां पर चाहे वो नीले ड्रम की बात हो, चाहे शबनम की बात हो, मुस्कान की बात हो या सोनम की बात हो, डर लगने लगा है पुरुषों को शादी से सर अब? नमस्कार कंचन जी और बाकी सभी आपके व्यूअर्स को, को-पैनलिस्ट को। ये वास्तव में बहुत ही जघन्य अपराध की कैटेगरी में है। मैं समझता हूँ कि ऐसी ब्रुटैलिटी का केस बड़े रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आएंगे। और जब भी अगर इसमें सबूत सारे ट्रायल के दौरान ठीक से जज की फाइल में आ गए तो ये डेफिनेटली हैंगिंग का, यानी कि कल पे बहुत इसका फांसी का केस है। सजा इसमें फांसी की मैक्सिमम, क्योंकि मर्डर में फांसी है या उम्र कैद, दो ही सजाएं हैं, इसके अलावा कोई सजा नहीं है। तो अगर ये साबित हो गया डेफिनेटली कि ये लोग, इन्होंने कंस्पिरेसी करके राजा रघुवंशी की का इस तरह से ब्रूटली और प्री प्लान होने के बाद, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी इसमें रहेगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने के बाद तभी ये सब लोग मारने वाले और मरवाने वाले, इन सभी के खिलाफ इकट्ठा केस बनेगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है एविडेंस की। और ये एविडेंस, क्योंकि कोई एविडेंस तो इसमें है नहीं, कोई आई विटनेस नहीं है मृत्यु का, सभी सारे के सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। और मैं समझता हूँ कि मेघालय पुलिस, शिलोंग की जो पुलिस है, SIT, वो अपने तौर पर अच्छे से इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को पूरा कोलेट करने के बाद में इसमें चार्जशीट फाइल करेगी और जज साहब के सामने इसको रखा जाएगा। और इसमें ये, क्योंकि अब ये बहुत ही जघन्य अपराध में समझ रहा हूँ, पवित्र रिश्ते का एक कत्ल है ये। और ऐसे पास्ट में जैसा आपने बताया जो केसेस हुए हैं, उससे वास्तव में ही पुरुषों को शादी करने से डर लगने लगा अभी। लेकिन अभी भी ऐसे समाज में ऐसा नहीं है कि सभी औरतें ऐसा करती हैं, ये बात भी नहीं है। कुछ एक औरतों के नाम पर पूरी विमेन फोक को हम बदनाम करें, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ एक हैं जिनके सर पर ये सब सवाल हो जाता है। केसेस इतने डरावने आ गए हैं ना कि लोगों को डर लगने लगा है। आप सोचिए, जो वो नीले ड्रम का केस है, लोग डरने लगे हैं उसके बाद से। कोई सोच, किसी की कल्पना में भी ये सारी चीजें नहीं आती है राव साहब। पता नहीं कैसे क्या कंस्पायर किया जाता है, क्या साइकी होता है इन लोगों का कि ऐसे अपराध को अंजाम दिया जाता है। वो इसलिए है कि मैं आपको बता दूं, उनको ये अपने आप में समझते हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। और क्योंकि आपने पूरे केसेस सारे देखे हैं, जितने भी केसेस थे ब्लाइंड केसेस को, फिर भी पुलिस ने पकड़ लिया है, मतलब अपराधी को तक पहुंच गए हैं। क्योंकि वो जो कहावत है ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, यह साबित होता है यहाँ पर। इस केस में भी उन्होंने काफी सोचा होगा कि हम देखो जंगल में डेड बॉडी डाल देंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं, कभी न कभी कोई न कोई अपराधी जब भी ऐसे क्राइम करता है तो कोई अपने फुटप्रिंट, यानी कि अपने कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। सवाल यह है कि वहाँ की पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो कितनी जल्दी उन सबूतों तक पहुँचती है और तभी जाके उनको पहुँचता है। तो लेकिन चाहे वो, आपने सही कहा कि इनकी सोच ऐसी है कि हम पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें कि ये अगर शादी करना चाहते तो कानून में प्रावधान है ना, उसको अपना डाइवोर्स करें, खत्म करें, अपने बाद मारने की क्या जरूरत है। अब उसकी भी यही राव साहब, यही एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है कि आपके पास हमेशा विकल्प होता है ना बोलने का, सेपरेट होने का, डाइवोर्स देने का। बरखा जी, एक बात बताइएगा, क्या हम आज भी उस युग में जीते हैं जब एक कपल में सेपरेशन हो जाए या डाइवोर्स हो जाए तो उनको उस निगाहों से देखा जाता है कि वो सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है, और लोग कहते हैं कि देखो ये लड़की तो अभी अपने मायके में बैठी हुई है, इसका डाइवोर्स
डिवोर्स हो गया है, जरूर कोई बात रही होगी, ये जो सामाजिक ताना बाना, सामाजिक प्रेशर है, इससे कैसे दूर हो पाए? और आपको लगता है, क्योंकि कई ऐसे केसेस होते हैं जो मैंने अपने सामने भी देखे हैं, जहां पर अगर कोई पर्सन डाइवोर्स लेता है तो एक क्वेश्चन जरूर रेज होता है। देखिए, पहले तो मैं आपके 2 रिबटल देना चाहती हूँ। अभी राव साहब ने कहा कि सारी महिलाओं को नहीं कह सकते और ऐसा कॉमन स्टेटमेंट नहीं दे सकता, कोई भी सारी महिलाओं को नहीं कह रहा। दूसरी बात, बहुत बड़ा आंकड़ा है जो सुसाइड का रेट और मारने का, हस्बैंड को मारने का रेट है, वो टोटल मिला के 4 गुने से ज्यादा हो गया है। अब ये कुछ चुनिंदा नहीं रह गए, तो ये समझनी पड़ेगी बात। 21वीं सदी में रह रहे हैं, बिल्कुल बदल गया है और क्राइम हैज नो जेंडर। लेकिन आज भी हमने किसी महिला को फांसी नहीं दी है, एक नजीर नहीं पेश करी है, हर बार हमने लेट गो कर दिया है। इसी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन आपको रोना पड़ेगा, आज हम चर्चा कर रहे हैं, एक दिन ये आपको रोना पड़ेगा क्योंकि वो किसी का बेटा है। आज वो किसी का राजा बेटा है, कल आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा। इसलिए बोलना शुरू करो, फैक्ट्स के ऊपर बात करो। और मैं ऐसा कहीं नहीं कह रहे कि महिलाओं के साथ क्राइम नहीं होता, लेकिन जब पुरुषों के साथ क्राइम होता है तो कितने कैंडल मार्च हो गए। राजा बेटा नहीं रहा, सोनम ने कोल्ड ब्लडेड प्री प्लान मर्डर किया है, उसका भाई बोल रहा है कि फांसी की सजा दो। कितने लोग बोल रहे हैं फांसी की सजा दो, अब भी लोग नहीं बोल रहे। कितने कैंडल मार्च हुए, कोई कैंडल मार्च नहीं हुआ, कोई भी। आप देखिए कि अगर अभी कोई महिला हनीमून पे मर गई होती तो आप देखते कि एक सुर में सारी मीडिया, सारे बुद्धिजीवी, सारे लोग इस देश के एक ही बात कह रहे होते, हैंग हिम, हैंग हिम। लेकिन अभी एक कोई भी आवाज नहीं उठ रही, ये दुख का कारण है। दूसरी एक बात रखना चाहूंगी जो अभी किसी पैनलिस्ट ने कही थी कि हमें टाइम देना चाहिए। घर में संस्कार बच्चे कहाँ? माँ बाप को तो आपने धक्के मार के ओल्ड एज होम पे बैठ दिया है, खुद पूरा परिवार सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, तो कौन परिवार पे टाइम देगा और किसको टाइम देंगे? ग्रंथों को आपने बाहर फेंक दिया, गीता किसी को पता नहीं, रामायण किसी को पता नहीं। हर लड़की को राम जैसा पति चाहिए, लेकिन वो सीता बनने के लिए तैयार नहीं। तो जब आप सीता नहीं बनना चाहती तो आप राम कैसे मिलेगा आपको? कभी भी समर्पण भाव हमारा रहे ही नहीं। हम सिर्फ हमेशा वाइफ के राइट्स की बात करते हैं, कभी हमने सोचा है कि हस्बैंड के भी कोई राइट्स होते हैं? कभी आप एक चर्चा मुझे बता दीजिए जहां हमने हस्बैंड के राइट्स की बात करी हो। आप मेरे प्रश्नों के जवाब दे दीजिए, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और तो डाइवोर्स की बातें आपने करी, डाइवोर्स तो लोग फ्लॉन्ट कर रहे हैं, उसकी पिक्चर, उसकी पार्टी, अब कोई नहीं परेशान होता डाइवोर्स से। डाइवोर्स तो बहुत अच्छी चीज हो गई है। इसी वजह से तो हर फैमिली में, आप जिस फैमिली में चले जाइए, जब शादी हुई होगी खतरे की घंटी उसी टाइम बजनी शुरू हो जाती है। और फैमिली कोर्ट में चले जाइए, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ये सब मांग रखी जाती है और बहुत प्रोग्रेसिव कही जाती है अगर महिला डाइवोर्स ले। और एलिमनी महिला को मिलती है। जिस दिन मैं बिल्कुल खुली बात कर रही हूँ, जिस दिन आपने पैसा हटा दिया डाइवोर्स से, रेट बिल्कुल 0 हो जाएगा। डाइवोर्स रेट जो बढ़ता ही जा रहा, रॉकेट शूटिंग हाई है डाइवोर्स रेट भारत का। और इसीलिए परिवार टूट रहे हैं, इसीलिए समाज टूट रहा है, इसीलिए देश टूट रहा है। देश को बचाने का वक्त आ गया। शिवानी दुर्गा जी, ऐसे समय में जब हम चर्चा आज की तारीख में इस बात पे कर रहे हैं कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज क्या बेहतर होती है, आंकड़े दिखा रहे हैं कि जिन लोगों की अरेंज मैरिज होती है उसके डाइवोर्स रेट कम होते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ सोनम की कहानी, शबनम की कहानी और मुस्कान की कहानी चला रहे हैं, जहां पर अरेंज मैरिज का मामला सामने आता है, जहां वो नाखुश या उनके कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहते हैं जिसके लिए मर्डर कर देती हैं। क्या करना चाहिए कि रिश्ते जो है उस तरह चले जो एक वक्त चला करते थे? क्या करना चाहिए? समर्पण का जो भाव है, जैसे आप कह रही थी कि प्रेम, त्याग और समर्पण की जुबान को समझता है, वो कैसे देना चाहिए? क्या सोच होनी चाहिए? अपनी पर्सनैलिटी में क्या बदलाव लाना चाहिए? अपने एटीट्यूड में क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे रिश्तों में बेहतरी देखने को मिले? और वो जो कहते हैं ना कि शादी तो 7 जन्मों का सफर होती है, यहाँ तो एक जन्म में लोग मार दे रहे हैं शिवानी दुर्गा जी। तो कैसे वो 7 जन्म का जो फ्रेज है वो कैसे वापस ले आए रियलिटी में?
अभी बरखा जी ने कहा था कि गीता का प्रयोग नहीं होता अब घर में। हमारी दादी, उस दादी से हम कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं, भगवत गीता की जो श्लोक हैं वो सुनकर बड़े हुए हैं, रामायण की चौपाइयां सुनकर बड़े हुए हैं। तो जब हमारे शास्त्र ग्रंथ जो हमारे हैं, जिन्होंने हमें रिच फैमिलीज दी हैं और बताया है कि कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाई है, बड़े बुजुर्गों ने सिखाई है। हम बड़े बुजुर्गों को रखना नहीं चाहते अपने साथ में, हम सिर्फ उनको तब रखना चाहते हैं जब हमें अपने बच्चों को संभलवाना है कि हाँ छोटे बच्चे हैं, इनको संभालो, हम बाहर घूमेंगे। तो ये संस्कार नहीं होने चाहिए। एक समय था कि जब बच्चे बाहर खेला करते थे, हम हाथ से लेटर्स लिखा करते थे, एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन किया करते थे। कहाँ है वो समय? हम वो एसेंस को मिस कर रहे हैं। इसी वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, पर वो ये समझ भी नहीं पा रहा कि मैं करूं क्या, क्योंकि हम जिस दौड़ में चल रहे हैं, रैट रेस में जिस तरह से हम भाग रहे हैं, हमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमें एक्चुअली अपना अच्छा कैसे करना है। तो उसके लिए बेस्ट ये होगा कि हम जब शादी का मैटर आए तो हम आपस में दो परिवार एक दूसरे को समय देना चाहिए। जिस समय में हम जी रहे हैं, इस समय देना आवश्यक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि रियलिटी क्या है। वो समय नहीं है कि जब एक दूसरे परिवार के बारे में लोगों से ही हमें पता चल जाया करता था कि अरे वो परिवार बहुत अच्छा है, फलाना परिवार में अपनी लड़की देंगे या लड़का देंगे तो वो सुखी रहेगा। लेकिन अब समय बदल गया है, तो हमें समय देना चाहिए, परिवार को जितना हो सके जोड़ के रखना चाहिए, साथ में चलने की चेष्टा करनी चाहिए, तभी परिवार बचेंगे। एक दूसरे को समय देना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। आपको अपना समय भी होना चाहिए जहां आप अपने लिए जिए, लेकिन आपको परिवार के साथ में भी समय देना होगा, ताकि आप परिवार को धागे में पिरो करके एक माला की तरह चल सके। बहुत खूबसूरत बात कही आपने शिवानी दुर्गा जी, और मुझे लगता है ये बात उन तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो आज की तारीख में ये सोचते हैं कि वो न्यूक्लियर रहेंगे। लेकिन इस पर मैं आऊंगी, एलन राव साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन बरखा जी मैं आपसे भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि शिवानी जी कह रही थी कि आज की तारीख में जो लोग हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते हैं। कई ऐसे भी केसेस हैं बरखा जी जहाँ पर सास ससुर बच्चे और बहू के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो क्या हम उस समय में रह रहे हैं जहाँ पर, क्या ये जो सोच है कि बड़े हमेशा सही रहते हैं, ये वाकई में सही रहती है? क्या ये हो नहीं सकता कि बड़े हैं तो वो भी गलत हो सकते हैं? एट द एंड हम सब ह्यूमंस हैं। और क्या आपको लगता है न्यूक्लियर फैमिलीज, जहां आज हम बात करते हैं काम की, पैसे कमाने की, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देने की, अच्छी लाइफस्टाइल होने की, बड़े घर बड़ी गाड़ी होने की, क्या आपको लगता है न्यूक्लियर सेटअप की वजह से भी कई इस तरह के केसेस है जो सामने आ रहे हैं? न्यूक्लियर फैमिलीज भी नहीं बची, अब तो सिंगल मदर, बस यही चल रहा है। न्यूक्लियर भी कब की खत्म होगी? वो डाइवोर्स के बाद बच्चा माँ को मिल जाता है, बस अब माँ काम करेगी या संस्कार देगी, तो संस्कार तो दे नहीं पाती, तो वो बच्चा क्रिमिनल माइंडेड बनता है, वो बच्चा स्टडीज में अच्छा नहीं होता, वो बच्चा डिप्रेस्ड होता है और आखिरी में क्रिमिनल बनता है। तो ये है समाज की स्थिति। अब रही बात, आपने कहा माँ बाप नहीं रहना चाहते, हाँ बिल्कुल, क्या करें? लड़ाई झगड़े में उनका नाम लिखवा देते, उन्हें कोर्ट कचहरी घसीटते हैं। इतनी लड़ाइयां झगड़े तो डे 1 से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब कोर्ट ने 2018 में एडल्टरी को डीक्रिमिनलाइज किया था, व्यभिचार जिसे कहते हैं, उसके बाद मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि आप देखिएगा कितनी क्राइम बढ़ेगा, और जो बच्चे पैदा होंगे न माँ रखेगी न बाप, क्योंकि बाप कहेगा मेरा बच्चा है तो मैंने रखना नहीं, माँ कहेगी मुझे तो पसंद नहीं है तुम्हारे साथ रहना तो मैं क्यों रखूं, तो ये बच्चे अनाथालय में जाएंगे। ये कोर्ट को सोचना चाहिए था कि क्या यहाँ इस देश का ताना बाना है इस तरीके का कि यहाँ सिस्टम ऐसा है। और लिव इन का तो आप मैं बता दूं कि काउंट क्या चल रहा है आजकल, 75, 45, 85, 100। तो आप सोचिए 100 लोगों के साथ सोने के बाद आप शादी में कैसे बन सकते हैं? आपको समझ ही नहीं आएगा कि किसके साथ रहना है। तो शादी का तो कंसेप्ट खत्म हो चुका है, वो ओल्ड डेटेड था। अब लिव इन वाला रह गया है, लिव इन में बस हिट एंड रन है, कुछ समझ नहीं आता, गुमराह हो चुका है पूरा। ये तभी तो मैं बोल रही हूँ कि ये सुनियोजित चाल है जो बाहर की, जो भारतीय परिवार को तोड़ने के लिए, इसके लिए बहुत फंडिंग उठाई है
फॉरेन फंडिंग हो रही है, ये आघात है परिवारों को तोड़ने के लिए। और जब फैमिलीज टूटेंगी तो देश भी टूटेगा। तो देश की मजबूती को प्रहार किया जा रहा है। और हम अगर इस धरोहर को, जो परिवार नाम की जो धरोहर है, ये जो एक सोने की चिड़िया माना जाता था भारत, अपनी परिवार की व्यवस्था की वजह से आज वो डगमगा गई है। अभी भी समय है, इसे बचाओ, अपने संस्कारों से जुड़ो, अपने परंपराओं से जुड़ो, उनसे दूर मत जाओ। राव साहब, मुझे आप ये बात बताइएगा और मैं चाहती हूँ कि आप इस बात पर इंसाइट थ्रो करें, जो केसेस आपने देखे होंगे और एक्सपीरियंस किए होंगे, जिन लोगों से आपकी मुलाकात हुई होगी, जो इस तरह आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, क्या इनका दिमाग कहता है? क्योंकि कई एक्सपर्ट्स जो हमारे पैनल पर बैठे हैं राव साहब, उन्होंने ये कहा है कि जो बचपन होता है एक बच्चे का, 1 से 8 साल की उम्र, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये तय करता है कि बच्चा आने वाले समय में कैसा हो। लेकिन मैंने कई लोगों के बचपन देखे हैं जो बहुत सुनहरे रहे हो, जहाँ जिनके घर में भजन चलता हो, पूजा चलती हो, कर्मों पर बिलीव करते हो, पूजा पाठ करते हो, अच्छा खान पान रहा हो, उसके बाद भी वो क्रिमिनल माइंडेड हो जाते हैं। तो क्या ये साइकी क्या कहता है? आप सोचिए, एक लड़की का इस तरह से सोच विचार करना, सोनम का सोच विचार करना, शादी से पहले से तय कर लेना राज कुशवाहा के साथ, ये बहुत कुछ दर्शाता है। ये एक ह्यूमन साइकी का डार्क साइड दिखाता है, जो शायद सोनम से जुड़े किसी भी व्यक्ति को नहीं पता होगा, राज कुशवाहा को छोड़कर। जी कंचन जी, देखिए, ये सब चीजें संस्कारों की होती है, और संस्कार शुरू से परिवार से शुरू होते हैं। जब बच्चा उसकी लालन पालन कैसे होता है, उसको किस प्रकार के अच्छी बातें बताई जाती हैं, गलत बातों से दूर रखा जाता है। उसके बाद परिवार के बाद उसका नंबर आता है स्कूल में, स्कूल के बाद कॉलेज में। तो वहाँ पर जैसी शिक्षा जैसे बच्चों को दी जाती है, वही उसी हिसाब से ढल जाता है। लेकिन एक बात ये भी आपने जैसे बताया कि पहले तो मान लो अच्छे संस्कार दिए, बाद में क्रिमिनल हो जाता है, तो उसका कारण है कि उसकी आगे आने वाली जिंदगी में कंपनी क्या है, उसके किस कंपनी में वो रहता है, क्या उसके साथी दोस्त कैसे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अब हमें किसी को वक्त टाइम बचा है नहीं कि जो बच्चा है उसके कंपनी के बारे में सोचा जाए कि गलत कंपनी में है तो उसको गाइड किया जाए। और दूसरी बात, बच्चों को शुरू से अब आज की डेट में क्या है कि वो मोबाइल फ़ोन का जो खिलौना है वो दे दिया जाता है, और उसके बाद फिर वो कंट्रोल में नहीं आता। उसके बाद हर उसकी कंडीशन मानी जाती है कि जो वो कहेगा कि वो तो पेरेंट्स को भी करना पड़ता है। जहाँ तक न्यूक्लियर फैमिली की बात है, ठीक है, हमारे डेवलप्ड कंट्री में हम सभी वेमेन भी वर्किंग होना चाहती हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ टाइम जरूर उनको बच्चों को लालन पालन में देना चाहिए, ताकि उनका आगे का जो भविष्य है वो ठीक बने। इस केस से जैसा रिलेटेड है, वो ऐसा नहीं है कि सोनम शुरू से बचपन से वो खराब थी, या ऐसा नहीं है। उसके बाद जब से उसके कॉन्टेक्ट में कोई आए हैं कुशवाहा, उसके बाद से हो सकता है उसका दिमाग बदला हो। और उसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स को भी मैं समझता हूँ कि जब उनकी नॉलेज में ऐसा हो गया था कि उसका कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग है, या तो उसको प्यार मोहब्बत से समझाकर उसको तोड़ना चाहिए था, या फिर अगर उनको लगता था कि हाँ शादी कर सकते हैं देनी चाहिए थी। इस प्रकार से जबरदस्ती किसी के साथ शादी करने का रिजल्ट तो यही रहेगा। जैसे इसमें उसको कि उसकी शादी उसके साथ ना हो, किसी और के साथ हम करते हैं। राव साहब, समय की कमी है मेरे पास, मैं 30 सेकंड बरखा जी को देना चाहती हूँ, उसके बाद शो क्लोज करूंगी। बरखा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उसकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं है। तो जैसे कि मेरठ वाले केस में एक फेक आईडी बनाई गई थी साहिल की माँ की, और वहां पे उसे उकसाया गया था मर्डर के लिए। तो क्या पता ये यहाँ पे भी यही हुआ हो, क्योंकि सोनम बहुत बड़ी है अपने बॉयफ्रेंड से, और उसकी माँ बहुत गरीब है और विधवा है। ये बिल्कुल, जो बयान सामने आ रहे हैं वो कई सारे सवाल खड़े करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और मुझे उम्मीद है आज जिन लोगों ने हमारा शो देखा होगा और समझा होगा कि लव